नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक ऐसी कहानी जिससे हमें ये पता चलता है कि बड़े बुजुर्ग हमें जो भी नसीहत, हिदायत दिया करते हैं, उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर होती है। उनकी बातों को ऐसे ही हवा में नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब टालना नहीं चाहिए। उनकी बातें सुनिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों समझा रहे हैं। अगर वो हर चीज़ के पीछे छुपे हुए रीजंस को आपको ना बताएं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने जिंदगी हमसे ज़्यादा देखी है, इसलिए उनकी बातों में सच्चाई होती ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक भरे पूरे खुशहाल परिवार की है। ये है शर्मा परिवार की कहानी। शर्मा जी के परिवार में उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी बेटी, सब लोग थे। परिवार में सारे लोग एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। सब एक दूसरे की इज्जत करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। शर्मा जी खुद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। अब जबकि वो रिटायर हो चुके थे, उन्हें एक ऐसी जगह पर घर चाहिए था जहाँ शांति हो, सुकून हो और जहाँ वो चैन से रह सकें। उन्होंने एक जमीन काफी साल पहले से ले रखी थी, जो कि पहाड़ों में थी। उस जमीन पर अब उन्होंने अपने पूरे परिवार से राय विचार करके घर बनाने का तय किया और ये भी तय किया कि वो लोग सब वहीं पहले की तरह एक साथ ही रहेंगे। बेटी ने तो तुरंत ही हाँ कर दी, क्योंकि बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वो अब कोई जॉब नहीं करना चाहती थी। उसके मन में ये था कि वो अब सीधे शादी करके अपने ससुराल जाएगी। वो तब तक की जिंदगी अपने माता पिता, भाई भाभी के साथ अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। माता पिता या भाई को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। अब बारी थी भाई और भाभी की। भाभी भी तुरंत इस बात के लिए मान गई। भाई ने पहले तो थोड़ा बहुत आनाकानी की कि वो अपने जॉब को, अपने काम को छोड़कर ऐसे किसी जगह पर जाकर कैसे रहेंगे और वहाँ उन्हें उनकी इस तरह की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वजह से वो नहीं जाना चाहते थे। लेकिन माता पिता और बहन, पत्नी सबके समझाने पर वो ये बात मान गए कि ठीक है, मैं वहाँ जाकर कोई बिजनेस कर लूँगा। वैसे भी अब दूसरों की नौकरी करना कितने समय तक करना चाहिए, कभी ना कभी अपना बिजनेस तो डालना ही था। इससे अच्छा समय शायद ही अब कोई होगा। अब पूरा परिवार तैयार हो चुका था वहाँ जाने की तैयारी में। देर थी तो बस एक अच्छे प्यारे से घर के बन के तैयार होने की। साइट विजिट के लिए शर्मा जी और उनके बेटे वहाँ पर पहुँच गए। जब उन्होंने वहाँ पर देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था और पूरी तरह से शांति ही शांति थी। चारों तरफ अच्छे खासे जंगल थे। उस जगह को देखकर एक बार तो शर्मा जी के बेटे विशाल ने कहा, पापा, यहाँ पर तो सिर्फ जंगल है। सारी फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम बार बार हर चीज़ के लिए इतनी दूर तो नीचे उतर कर नहीं जा सकते ना। इस पर पिता ने तुरंत कहा, बेटे, यही तो बात है। यहाँ की सारी ज़मीन बिक चुकी है। सब जगह धीरे धीरे घर बनने शुरू हो भी जाएंगे और यही मौका होता है कि तू यहीं पहाड़ों पर अपना एक बिजनेस अपने दिमाग में सोच ले, वो डालना और
क्योंकि तू पहला यहाँ पर बिजनेस खोलने वाला होगा। यहाँ सबसे पहले तेरा ही नाम आगे बढ़ेगा और तेरे लिए आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं बेटे को भी ये बात सही लगी। उसने भी मन में यही सोचा, हाँ वैसे भी मार्केट में उसी का नाम सबसे ज़्यादा चलता है जो सबसे पहले मार्केट में उतरा हो। बस थोड़ा बहुत क्वालिटी पर मेहनत करनी होती है, वो तो मैं कर ही लूँगा। अब क्योंकि उन्होंने साइट देख ली थी, अब बारी थी वहाँ जाकर किसी बिल्डर कंस्ट्रक्टर से बात करने की, जो कि वहाँ पर उनका मनचाहा सपनों का घर बनाकर दे दे। वो जब मार्केट में इन चीज़ों के लिए पता करने के लिए गए, सारे लोगों ने उस बारे में सुनते ही बिना कोई वजह बताए मना करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़कर और सारे बिल्डर से बात करने लगे। धीरे धीरे लगभग उनकी बात वहाँ के सारे बिल्डर से हो चुकी थी। वो काफ़ी परेशान थे और एक होटल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक विशाल के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। विशाल ने तुरंत पलटकर देखा। उस आदमी की शक्ल जानी पहचानी बिल्कुल नहीं थी और पिता ने भी उस आदमी को देखा। दोनों ने उससे उसका परिचय जानने की कोशिश की। उस आदमी ने ये बताया कि वो यहाँ का सबसे पुराना और सबसे अच्छा बिल्डर है। दोनों बाप बेटे ने तुरंत उसे साथ में बैठने को कहा और उससे आगे की बातें शुरू की। जब पूरी बात हो रही थी, वो बातें होने के बाद तुरंत बिल्डर से दाम और एक राउंड फिगर जानने की कोशिश की गई। बिल्डर ने ये कहा, मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहूँगा कि उस जगह पर आपको घर नहीं बनवाना चाहिए और ना ही रहने जाना चाहिए, लेकिन जाना और ना जाना ये सब आपके हाथों में है। आप जो भी चुनेंगे उसी के अनुसार आपके आगे की जिंदगी होगी। लेकिन पिता और बेटे ने इस बात को अजीब तरीके से अनसुना कर दिया। उन्होंने अभी भी पैसे जानने की कोशिश की कि इसमें लगभग कितना खर्च आएगा। ये बात सुनकर उस बिल्डर ने थोड़ा सा मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहा, मैं आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट डील देने वाला हूँ। ये बात सुनकर दोनों पिता और बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, जी बताइए आपकी डील क्या है। इस पर बिल्डर ने कहा, मैं आपको वहाँ पर घर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दूंगा और वो घर जैसा आपने बताया है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। लेकिन मेरी शर्त ये है कि वहाँ उस घर के अंदर जो भी चीज़ें रखी जाएंगी, डेकोरेशंस, सोफ़ा, फर्नीचर, वो सब मैं रखूँगा और अपने हिसाब से रखूँगा। आप आगे कभी भी उन चीज़ों की जगह बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप वास्तु में तो नहीं मानते। दोनों बाप बेटे ने ना में सर हिला दिया और उन्होंने एक सवाल पूछा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। इस पर बिल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप समझते नहीं हैं, ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी है। अभी तक मैंने सिर्फ नीचे मकान बनाए हैं। ऊपर का मेरा पहला मकान अगर होगा तो वो मकान अगर सबको पसंद आया, फिर लोग वहाँ पर मुझसे ही कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। आपका घर बनाने में मेरे लिए ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है और ये मेरा ऐड होगा ऊपर के घर के लिए। इस बात से पिता और बेटे दोनों कन्विंस हो चुके थे। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता था, वैसे भी ये तो उनके लिए बहुत फ़ायदे की डील थी। अब दोनों ने हाँ कर दिया और ये जानने की कोशिश की कि ये घर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर उस बिल्डर ने कहा, आप कब तक चाहते हैं
कि ये घर मैं बनाकर आपको दे दूं। इस पर विशाल ने हंसते हुए थोड़ा मजाक के मूड में कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अगर अभी हम लोग कह दें कि हाँ आप एक हफ्ते में घर बना दीजिए और आप बनाकर दे दीजिएगा। इस पर बिल्डर ने तुरंत थोड़ा सीरियस होकर कहा, हाँ मैं दे दूंगा, आप बस ये बताइए आप यहाँ कब आना चाहते हैं। इस पर पिता ने कहा, हमें घर पर थोड़ी तैयारियां करनी है और मुझे अपनी पत्नी और इसे अपनी पत्नी से बात करनी होगी, फिर हम आपको आने का वक्त बता पाएंगे। इस पर बिल्डर ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपको एक हफ्ते बाद कॉल करूँगा, तब तक आप तय कर लीजिए कि आप कब आना चाहते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया, इससे पहले कि वो उस बिल्डर से उसका नंबर लेते। लेकिन वो बिल्डर उनकी आंखों के सामने से अचानक से गायब हो चुका था। अब पिता और बेटे दोनों का काम हो चुका था। वो दोनों अपने घर के लिए निकल गए और वहाँ पर पहुँचकर सारी बातें अपनी पत्नियों को बताई। दोनों की पत्नियां ये बात सुनकर काफी हैरान थी, लेकिन विशाल की मां ने तुरंत कहा, मैं नहीं मानती, अगर वो सच में वहाँ का इतना बड़ा बिल्डर है तो उसे ऐड की क्या ज़रूरत। और ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि फर्नीचर और सब कुछ वो फ्री में देगा, लेकिन बस हम उसकी जगह नहीं बदल सकते। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप लोगों ने सही आदमी से बात तो की, आपको पता भी है कि वो सच में बिल्डर ही था या कोई और। इस पर पिता ने तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और फटाफट जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ हमने पता किया, हम खुद पता करते हुए उसके पास गए थे। वो वहाँ का बहुत बड़ा बिल्डर है और उसमें डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। अरे देखो, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता है, तो तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, बस ये बताओ कि तुम वहाँ कब शिफ्ट होना चाहती हो। और जहाँ तक रही ये घर के फर्नीचर की बात, तो वो सारा फर्नीचर हमें दे ही रहा है। ये फर्नीचर हम यहाँ बेच देंगे और हमें सिर्फ अपने कपड़े सामान लेकर जाना है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम दोनों के पास टाइम है, तुम लोग आपस में तय कर लो, उसके बाद हमें बताओ। वैसे भी उसका कॉल एक हफ्ते में आना है और कॉल आएगा हम उसे बता देंगे, उसके हिसाब से वो घर तैयार कर देगा और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। घर में अब इस बात पर डिस्कशन चलने लगी कि क्या कैसे लेकर जाना है और क्या यहीं छोड़ना है या फिर बेचना है। लगभग 3 दिनों में ये बात तय हो चुकी थी कि उन्हें कितने दिनों में वहाँ शिफ्ट करना है और क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और क्या क्या चीज़ें वहीं पर छोड़नी है। ये बात तय होते ही थोड़ी ही देर में उनके घर का फ़ोन बजा और फ़ोन बजते ही जब विशाल ने फ़ोन उठाया तो ये उसी बिल्डर का फ़ोन था। उसने अपना नाम और परिचय दिया। विशाल ने उससे बात करते हुए कहा, अरे आप तो एक हफ्ते में फ़ोन करने वाले थे, आपने इतनी जल्दी फ़ोन कर दिया। लेकिन घर पर सबने बात कर ली है, सब लोग तैयार हैं, आप बताइए आप घर कितनी जल्दी देने वाले हैं। इस पर बिल्डर ने हंसते हुए कहा, हाँ सब तैयार हैं, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने फ़ोन किया। और आप 1 महीने में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, 1 महीने में आपका वो घर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर भी विशाल के दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि कैसे उनके घर की बात उतने दूर बैठे बिल्डर को कैसे पता चली कि उनके घर में सारी बातें, सारे डिसीजंस हो चुके हैं। विशाल ने इन सारी चीज़ों को काफ़ी कैजुअली लिया और उसने ये बता दिया था कि 1 महीने में घर तैयार हो जाएगा, आप लोग भी तैयारी करके यहाँ पर आ जाइए। और ये बात होते ही बिल्डर ने फ़ोन कट कर दिया। अब फ़ोन कट होने के बाद
सब उसी की तरफ देख रहे थे। विशाल ने बताया, बिल्डर का फ़ोन आया था। उसने बोला है वो 1 महीने में घर, फर्नीचर, सब कुछ पूरी तरह से तैयार कर देगा। हमें बस वहाँ जाकर शिफ्ट होना है। और ये बात होते ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और सब ने अपनी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी। इधर दिन इतनी जल्दी जल्दी बीत रहे थे कि सिर्फ कपड़े और कुछ चीज़ों की पैकिंग के लिए भी वो कम पड़ रहे थे। जैसे तैसे अब 1 महीना बीत चुका था। लगभग ये सब भी अपनी पूरी तैयारी में थे और अचानक इनके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ट्रक आकर रुका और उस ट्रक के रुकते ही एक ड्राइवर उतरकर घर के दरवाजे पर आया। उसने शर्मा जी का नाम लेते हुए उन्हें आवाज़ दी। शर्मा जी तुरंत बाहर आ गए और ट्रक ड्राइवर को देखकर अजीब सी नज़रों में पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या हुआ। उसने तुरंत बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ। उस जगह का नाम लेते हुए बताया जहाँ पर अब इनका नया घर हो चुका था, जहाँ इन्हें आज निकलना था शिफ्टिंग के लिए। और उसने ये भी बताया कि बिल्डर ने उनकी शिफ्टिंग के लिए ये गाड़ी भेजी है। ये बात सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उनका खर्चा शायद ये भी नहीं लगने वाला है। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगे। सब ने तुरंत सारा सामान जो भी रखना था वो ट्रक में रखवा दिया और थोड़ी ही देर में गाड़ी चल पड़ी। उनके पीछे पीछे ये पूरा परिवार अपने कार में जा रहा था और आधे रास्ते से ज़्यादा आगे पहुंचकर अचानक बहू को ये ध्यान आया कि माँ जी, मैंने तो शायद भगवान जी की तस्वीरें बांध कर रखी थी अंदर के ड्रॉर में, आपने वो निकाली कि नहीं निकाली। इस पर माँ जी ने कहा, बेटा मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि तुम्हें लेके चलना है वो सारे भगवान को, तुम ऐसे कैसे भूल गई। अब इस बात पर जब सब में बहस होने लगी तब पिता ने थोड़ा सा डांटते हुए कहा, अरे क्या तुम लोग भी भगवान भगवान कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं वहाँ पे चलो तुम्हें नया भगवान दिला दूंगा। और ये बोलकर वो हंसने लगे। उनको हंसता हुआ देखकर पूरा परिवार हंसने लगा। एक अजीब सा खुशी और एक्साइटमेंट वाला माहौल था। वो कुछ घंटे में वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने जब पहाड़ी पर चढ़कर अपने घर के सामने खड़े हुए तो उस घर को देखते ही रह गए। वो घर उनकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत था। अब उस घर को देखकर सबकी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि उस खुशी में सबके दिमाग से कोई भी चीज़ें करने का निकल ही गया कि घर के अंदर घुसने से पहले उन्हें वहाँ पर द्वार पूजन या कुछ भी करना चाहिए था। वो सब उस घर में जैसे ही गए, उन्होंने वहाँ का फर्नीचर, सारी चीज़ें, सजावट जब देखी तो वो पहले से भी ज़्यादा खुश हो गए। उस घर को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था जो कि देखते ही बनता था। एक एक चीज़ लग रहा था जैसे अलग अलग जगह से चुन चुन कर उस घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। पूरा परिवार घर के हर एक कमरे को घूम घूम कर अच्छे से देख रहा था। सब बहुत खुश थे। अब अचानक से जब बेटा बहू अपने कमरे में पहुंचे तो वहां पर बहू के मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर एक अजीब सा काला कलर का धब्बा ऊपर छत पर उसे नजर आया और वो उस तरफ उंगली का इशारा करके अपने पति को दिखाने लगी, लेकिन उसके पति को कुछ भी नजर नहीं आया। वो थोड़ी देर में सामान्य हो गई। ये भी भूल गई कि जो धब्बा उसे इतना साफ साफ दिखाई दिया था वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है। और वो सब
अपने साथ जो थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे उनको रखने सजाने में लग गए, क्योंकि घर में कोई काम तो था ही नहीं। जब वो किचन में पहुंचे तो वहाँ खाना बना बनाया रखा हुआ था। ये सब देखकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। फिर भी पिता ने यही कहा, वो बिल्डर कमाल है यार, इतना सारा काम, इतना सारा कुछ उसने कर दिया और अब मैं उसे पर्सनली मिलके थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन अचानक उन्हें ध्यान आया, ना तो उन्हें उनका ऑफिस पता है और ना ही कुछ भी और। फिर भी उन्होंने तो अपने परिवार से झूठ कहा था, इसलिए वो इस बारे में किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे से अकेले में कहा, विशाल बेटा, हम लोग ना, अगर बिल्डर आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो हम खुद ही कल जाकर उसके ऑफिस का पता लगाने का कोशिश करेंगे और पर्सनली जाकर उसे धन्यवाद देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ किसी को भी किसी भी हालत में ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने शुरुआत में उनसे झूठ कहा था कि हम खुद उस बिल्डर के ऑफिस तक गए थे। बेटे ने भी हाँ में सर हिलाया और वो सब खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने लगे। अचानक से अंधेरा हो चुका था। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजते ही वो तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ गए। दरवाजे की तरफ जब शर्मा जी पहुंचे, उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने बिल्डर खड़ा था। बिल्डर को देखते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ते हुए उसे धन्यवाद कहा और ये कहा कि वो अंदर आए, बैठे, सबसे मिले। वो सब परिवार से उसको मिलवाना चाहते हैं। उसने भी ना नहीं किया। वो चुपचाप घर के अंदर आ गया और धीरे धीरे सारे परिवार वाले वहाँ पर इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होते ही सब लोग उससे मिलकर काफ़ी खुश हुए। सब ने उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया, लेकिन बहू कुछ अजीब तरीके से उसको देख रही थी और उसको देखकर वो कुछ भी बोल ही नहीं रही थी। ये बात ससुर और पति दोनों को काफ़ी अजीब लगी और बाद में वो बिल्डर वहाँ से बिना कुछ खाए पिए ही चला गया। उसके जाने के बाद सब ने बहू से उसके चुप्पी की वजह जानने की कोशिश की और उसके चुप्पी की वजह उसने कुछ अजीब सी ही बताई। उसने कहा, पिताजी, वो ना, मुझे पता नहीं क्यों कोई सामान्य इंसान तो नहीं दिख रहा था। वो मुझे थोड़ी देर के लिए दिखता और फिर लगता जैसे वो धुएं जैसा हो गया है। मैं बार बार देखने की कोशिश कर रही थी आंखें मल कर, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूं वो मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्या था। बहू को ऐसे अलग से ये चीज़ें इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि बहू ही उस घर में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका मजाक उड़ा दिया कि थकावट अभी तक उतरी नहीं है या फिर तुम्हारे चश्मे का नंबर आने वाला है, इस वजह से तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और पूरा परिवार हंसी मजाक करने लगा। अब रात के खाने की तैयारी उन्होंने करनी शुरू की। रात के खाने की तैयारी जब उन्होंने की तो उन्होंने उन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल किया जो वो रास्ते में अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन उनका बनाया हुआ सारा खाना तुरंत टेबल पर लाते लाते ही खराब हो चुका था, जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और ये चीज़ें देखकर सास ने यही कहा, बेटा, शायद हम रास्ते में जो इसे लेकर आए हैं, पता नहीं सब्जियां दब गई होंगी या कुछ हो गया होगा। इतना चिंता मत करो, आज हम सब नीचे बाहर जाकर थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे और खाना भी खा लेंगे। ये बात सबको पसंद आई और पूरा परिवार
नीचे खाना खाने के लिए चला गया। वो सब जब पहाड़ी से उतरकर वो शहर को देख रहे थे, तब सब लोग आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी, सबने मुड़कर देखा। बहू तो वहाँ थी ही नहीं, वो तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। ये देखकर पति भागकर उसके पीछे गया, उसको पकड़कर हिलाया। तब उसने जवाब दिया, मैंने मैंने अभी बिल्डर को देखा इधर जाते हुए, और वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये सारी बातें मजाक में टालकर अब वो सारा परिवार वहाँ से खाना खाने के लिए जा चुका था। सब ने खाना बहुत अच्छे से खाया, बस बहू को छोड़कर। बहू कुछ डरी सी, घबराई सी लग रही थी, जिसको सास ने पूरी तरह से नोटिस किया। लेकिन उनके कई बार समझाने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। सब खाना खाकर घर वापस आ चुके थे। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सबके थके होने की वजह से नींद बहुत जल्दी आ गई, और आज बहू के आंखों से नींद नदारद थी। अचानक उसने कमरे में किसी को टहलते हुए देखा। किसी की खुसफुसाहट, बात करने की आवाज़ उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने जब ध्यान से देखा तो अचानक से उसकी तरफ एक बड़ा भयानक सा चेहरा घूमा, और उसके दांत काफ़ी बड़े बड़े थे। उसका मुंह कानों तक फैला हुआ था। वो हंसकर दांत किटकिटाते हुए उसकी तरफ देख रहा था। ये देखते ही तुरंत उसके मुंह से चीख निकल गई, और जब उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया तो पति की आंख तुरंत खुली। बाकी भी धीरे धीरे सब लोग कमरे में आ चुके थे। उसने यही बताया कि उसने बिल्डर को एक भयानक से रूप में यहाँ इस कमरे में देखा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, आप लोग चलिए यहाँ से। मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, और ये एक बार वहम हो सकता है, 2 बार हो सकता है। आज घर में आते ही मैंने इस छत पर एक काला भयानक सा निशान देखा था, और वो निशान जब मैंने इनको दिखाने की कोशिश की तो वहाँ कुछ नहीं था। ये बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, आप लोग चलिए मेरे साथ। लेकिन कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, और सब ने उसे सोने के लिए कह दिया। लेकिन सास ने ये कहा, बेटा अगर तुम्हारा मन इतना अशांत है तो हम कल मंदिर जाएंगे और जाकर दर्शन करके भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आएंगे। वैसे भी हम अभी भगवान की स्थापना घर में नहीं कर पाए हैं, तो अगर मंदिर में आसपास कोई अच्छी मूर्ति फोटो मिलेगी तो हम वो भी लेकर आएंगे। बहू ने हाँ में सर हिलाया, और सब लोग अपने अपने कमरे में फिर से सोने के लिए चले गए। बहू को काफ़ी देर तक काफ़ी डर लग रहा था, जिसके वजह से उसकी आंख नहीं लग पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो कब सोई उसे भी नहीं पता चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसके पति बिस्तर से उठकर जा चुके थे। उसे जानबूझकर किसी ने नहीं उठाया था, क्योंकि उसकी नींद काफ़ी देर से लगी थी। वो उठकर तुरंत किचन की तरफ गई। उसने देखा सारे लोग वहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। उसको देखते ही सास ने बड़े प्यार से बोला, उठ गई बेटा, जाओ जाकर फटाफट नहा लो और आकर नाश्ता कर लो, फिर चलो हम दोनों मंदिर की तरफ चलते हैं, और थोड़ा बहुत मार्केट से सामान भी लाना है। ये बात सुनकर उसने तुरंत हाँ में सर हिलाया, अपने कमरे की तरफ गई। नहाकर तैयार होकर वो तुरंत टेबल पर नाश्ता करने आ गई। सास ने बड़े प्यार से उसे नाश्ता परोस कर दिया, खिलाया, और फिर नाश्ता करने के बाद दोनों मार्केट के लिए निकल चुके थे। पहले वो मंदिर की तरफ गए। मंदिर में जाकर दर्शन किए, पूजा पाठ किया। उसके बाद
वो मंदिर के पुजारी से कुछ बात करना चाहते थे। बहू ने सारी बातें पंडित जी को बताई और ये कहा, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा पंडित जी, मैं चाहती हूँ आप यहाँ आकर एक बार हमारे घर को देख लें और अगर कुछ हो तो शुद्धिकरण कर दें। हमने अभी तक भगवान की स्थापना भी नहीं की है, आप चलिएगा क्या हमारे साथ? पंडित जी ने तुरंत आवाज़ देकर अपने शिष्य को बुलाया, उसे भोग वगैरह लगाने के लिए बताकर उनके साथ उनके घर के लिए निकल गए। पंडित जी जैसे जैसे पहाड़ी पर ऊपर जाते जा रहे थे, उन्होंने उस जगह को देखकर तुरंत किसी का नाम धीरे से बुदबुदाया और कहा, यहाँ आपको ज़मीन कैसे मिली? इस पर सास ने जवाब देते हुए कहा, हमें नहीं, हमारे पति को मिली। उन्होंने बहुत साल पहले ही यहाँ पर एक ज़मीन खरीदी थी। इस पर पंडित जी ने किसी का नाम लेते हुए उनसे पूछा, क्या आपने ज़मीन उनसे खरीदी थी? पत्नी ने कहा, हमें ये बात नहीं पता, आप घर चलिए, आप उनसे जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा। पंडित जी भी चुप लगा गए और उस जगह पर पहुंच के उन्होंने खड़े होकर उस ज़मीन को अच्छी तरह से घूम घूम कर देखा। फिर वो घर में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, 2 सेकंड के लिए उनके कदम रुके, फिर वो अंदर प्रवेश कर गए और फिर उन्होंने पति को बुलाकर, मतलब शर्मा जी को बुलाकर उनसे सारी बातें जानने की कोशिश की। अब पंडित जी ने कुछ कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और अपने हाथ में घंटी को बजाते हुए पूरे घर में गोल गोल घूम रहे थे। ऐसा वो थोड़ी देर तक लगातार करते रहे। उसके बाद वो सबके सामने आए और उन्होंने तुरंत शर्मा जी को कुछ बातें बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आपने जिससे ज़मीन खरीदी है वो इस ज़मीन का असली मालिक नहीं था, इस ज़मीन का असली मालिक था। उन्होंने एक नाम बताया और नाम बताकर ये कहा कि वो यहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं उसके मालिक वही थे, लेकिन किसी वजह से किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ, उनकी अचानक मृत्यु हो गई और उनके बेटे ने यहाँ की लगभग सारी ज़मीन अलग अलग लोगों को बेच दी और वो बेचकर यहाँ से कहीं दूर चला गया। अब जबकि आपका घर जिस तरीके से बना है, मुझे ये चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। मुझे आज शाम में यहाँ पर कोई अलग सी पूजा करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ तो है, क्या है मुझे नहीं पता। अब उन्होंने तुरंत बिना कोई सवाल जवाब किए पंडित जी को हाँ में सर हिलाकर जवाब दे दिया। पंडित जी भी थोड़ी ही देर में अपनी बाकी की सामग्री लेकर घर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बागीचे वाली जगह पर अपना एक गोल सा घेरा बनाकर बैठे। उसके अंदर उन्होंने कोई विधि शुरू की। वो विधि शुरू करते ही अचानक वहाँ का पूरा माहौल बदल चुका था और थोड़ी ही देर में मंत्रों के उच्चारण बंद हो चुके थे। पंडित जी किसी से बातें कर रहे थे। पंडित जी ने सवाल जवाब किए और फिर वो उठकर घर के अंदर आए। जब वो घर के अंदर आए तब उन्होंने कहा, यहाँ पर आपको खुदाई करवानी पड़ेगी और मैं जो चीज़ें कहूँगा वो चीज़ें आपको करवानी पड़ेंगी। वो चीज़ें करवाने के बाद ही आपके इस घर में पूरी तरह से शांति आ सकती है। किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और पंडित जी के बताए अनुसार जगह पर खुदाई करवाई। वहाँ पर खुदाई करवाने पर उन्हें एक कंकाल मिला और उस कंकाल को निकालकर पंडित जी ने उसके अंतिम क्रियाक्रम का इंतज़ाम करवाया। फिर उसकी अस्थियों को जल में प्रवाहित भी करवाया। उसके बाद कुछ ब्राह्मणों को भोज कराया गया। विधिवत जो भी चीज़ें कराई जाती हैं सारी चीज़ें कराई गईं। 13 दिन पूरे होने के बाद अब पंडित जी ने उन्हें ये बताया
कि ये सब क्या था। पंडित जी ने बताया, ये जगह जिनकी थी, ये उनकी ही अस्थियां थी और उन्हें उनके ही बेटे ने जमीन के लालच में मारकर इस जगह पर दफना दिया था। आपको जब इस जगह पर कोई भी घर बनाकर देने को तैयार नहीं था, तब उन्होंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि उनका खुद का सपना था। वो इस जगह पर अपना ऐसा ही घर बनाना चाहते थे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे खुशी खुशी रहना चाहते थे। जब आपने आपके संयुक्त परिवार के बारे में उनको बताया, तब उन्हें ये कहीं ना कहीं अपना सपना पूरा होने जैसा बात लगी। इस वजह से उन्होंने आपकी पूरी मदद की, इसी उम्मीद में कि आप भी उनके लिए मदद करेंगे और उनका अंतिम संस्कार करेंगे। वो कई सालों से यहीं पर भटक रहे थे। उन्हें अपना अंतिम क्रियाक्रम करवा के अपनी आत्मा की मुक्ति चाहिए थी। इस वजह से उन्होंने आपकी इतनी मदद की। वो आप में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। आपकी बहू उन्हें साफ साफ इस वजह से महसूस कर पा रही थी क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है और वो अब यहाँ पर आप लोगों को अपना आशीर्वाद देकर गए हैं कि आप यहाँ पर खुशी खुशी अपने आगे की ज़िंदगी बिताएं। ये सारी बातें सुनकर उन सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, लेकिन उन्हें एक बात की तसल्ली थी कि जिस भरोसे पर उन्होंने उनकी मदद की, वो पूरा परिवार उनके लिए वो चीज़ कर पाया और उसके बाद उन्हें उस जगह पर कभी भी किसी भी तरह की परेशानियां नहीं उठानी पड़ी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।